हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज हमारा टारगेट है वर्ग 16 के तत्वों या ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। और उसके बाद हम बेटे वर्ग 16 के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति देखने के बाद फिर हम देखेंगे उनके गुण या लक्षण। और उसके बाद करेंगे बेटे हमारे टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें बात करनी है ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति या वर्ग 16 के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति के बारे में। ठीक है बेटे। तो आपको सबसे पहले तो एक बात पता होनी चाहिए कि जो वर्ग 16 है या फिर जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं, उनमें तत्व जो आते हैं वे आते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम और फिर पोलोनियम। ये तत्व आपको कम से कम याद रखने हैं, ये 5 तत्व। और इन्हें याद रखने के वैसे तो बहुत सारे निमोनिक हो सकते हैं, पर मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं कि ये वाक्य आप याद रखोगे। क्या वाक्य याद रखोगे? अक्टूबर सितंबर से टेस्ट प्रारंभ। क्या याद रखोगे बेटे? अक्टूबर सितंबर से टेस्ट प्रारंभ। तो बेटे सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आदि तत्वों को आवर्त सारणी के, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है बेटे उसकी बात कर रहे हैं हम, आवर्त सारणी के वर्ग 16 में, आवर्त सारणी के वर्ग 16 में एक साथ रखा गया है। ठीक है बेटे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 16 में रखा गया है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है बेटे, इन सभी तत्वों को मैं लिख सकता हूं, इन्हें ऑक्सीजन परिवार के, ध्यान से समझते रहियो, इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे? ऑक्सीजन के परिवार के तत्व आप इन्हें कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इनमें सबसे पहला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, और जो अपने वर्ग के सभी गुणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। इसलिए आप ऑक्सीजन को कह सकते हो निरूपक तत्व। क्या कह सकते हो बेटे? निरूपक तत्व कह सकते हो। इसलिए इस वर्ग के सभी तत्वों को हम कहते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ठीक है बेटे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूं कि इनका नाम ऑक्सीजन परिवार के तत्व तो है, वो तो अच्छी बात है, पर इनका एक नाम और फेमस है, और वो नाम है बेटे कैल्कोजन। क्या है? कैल्कोजन। कैल्कोजन को आप इंग्लिश में लिखोगे चैल्कोजन। क्या कहते हैं बेटे? चैल्कोजन। तो इन्हें कैल्कोजन या चैल्कोजन भी कहते हैं। तो कुछ लोग तो इन्हें कहते हैं कैल्कोजन और कुछ लोग कहते हैं चैल्कोजन। इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कुछ बुक्स में चैल्कोजेंस भी लिखा गया है। ठीक है बेटे, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ सवाल आता है कि कैल्कोजन या चैल्कोजेंस का क्या मतलब है। इसका अर्थ पता क्या होता है? इसका अर्थ ग्रीक भाषा का शब्द है बेटे। इसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। इसका अर्थ अयस्क बनाने वाले तत्व से होता है। तो मतलब कैल्कोजन या चैल्कोजन शब्द का अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अयस्क बनाने वाले तत्व का क्या मतलब है? मतलब ये है बेटे, आप यदि किसी भी धातु के अयस्क देखोगे, जैसे मैं कहूं चलो कॉपर के अयस्क की बात कर रहे हैं, तो कॉपर के अयस्क या तो ऑक्साइड होंगे और या फिर होंगे सल्फाइड। तो देखो, ऑक्साइड और सल्फाइड अयस्क बनाने में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम अयस्क बनाने वाले तत्व इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो धातुएं हैं उनके अयस्क या तो ऑक्साइड अयस्क होते हैं और या फिर कैसे अयस्क होते हैं बेटे, सल्फाइड अयस्क होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्योंकि अधिकतर धातुओं के अयस्क ऑक्साइड, भाई यदि वो धातु का ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन तो होगा ही उसमें। अधिकतर धातुओं के अयस्क ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होते हैं। सल्फाइड के रूप में होते हैं। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या? तो ज्यादातर धातुओं के अयस्क या तो ऑक्साइड होंगे या तो सल्फाइड होंगे, इसलिए हम इस वर्ग के तत्वों को कहते हैं अयस्क बनाने वाले तत्व, या फिर आप कह सकते हो कैल्कोजन, या फिर आप कह सकते हो चैल्कोजन। चलो अगली बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बेटे इनके गुणों के बारे में या लक्षणों के बारे में, कि इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और किस तरीके से उनका क्रमिक परिवर्तन होता है। तो गुणों में जो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी किसी वर्ग का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले बेटे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे और सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। यदि सल्फर की बात करूं तो सल्फर के पास 2, 8 और 6। और यदि बात करें हम सेलेनियम की, तो बेटे इसके पास होते हैं 2, 8, 18 और 6। तो यूं देख लो, सबकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो सबकी बाहरी कक्षा में है बेटे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हुआ पहला गुण। दूसरे गुण की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे बेटे परमाणु त्रिज्या की। मैं लिख रहा हूं परमाणु त्रिज्या। चलो परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं, या आप परमाणु आयतन भी कह सकते हो, परमाणु आकार भी कह सकते हो। ठीक है, बताओ ऑक्सीजन के पास कितनी कक्षाएं हैं? 2 कक्षाएं। 2 कक्षाएं हैं ऑक्सीजन के पास। सल्फर के पास कितनी कक्षाएं हैं? 1, 2, 3 कक्षाएं। सेलेनियम के पास कितनी कक्षाएं हैं? 1, 2, 3, 4 कक्षाएं। तो मुझे यूं बताओ कि यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्या कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप कहोगे कि सर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और मैं कहूंगा बेटे जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या यहाँ इतनी है, केंद्र से नाप रहा मैं, नाभिक के केंद्र से, और यहाँ परमाणु त्रिज्या इतनी है और यहाँ परमाणु त्रिज्या इतनी है। तो क्या बेटे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप कहोगे कि सर बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये बात ही आपको सीखनी है कि वर्ग 15 में, वर्ग 16 में, ऑक्सीजन परिवार पढ़ रहे ना, वर्ग 16 में ऊपर से, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या
परमाणु त्रिज्या, क्या लिखूंगा बेटे, क्रमिक रूप से, परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से बढ़ती है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। क्योंकि कक्षाओं की संख्या, भाई ऊपर से नीचे जाने पे बेटे कक्षाओं की संख्या तो बढ़ेगी ही, क्योंकि आवर्त की संख्या बढ़ती है। तो जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। इसमें 2 कक्षाएं हैं, इसमें 3 कक्षाएं हैं, इसमें 4 कक्षाएं हैं, इसमें 5 कक्षाएं हैं, इसमें 6 कक्षाएं हैं। तो जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो परमाणु त्रिज्या क्रमिक रूप से बढ़ती है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर अगली बात कर रहे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हमें बात करनी है भौतिक अवस्था के बारे में। भौतिक अवस्था में आप एक चीज ध्यान रखोगे कि इस वर्ग में सबसे ऊपर जो तत्व आता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन तो बेटे गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन तो बेटे गैसीय अवस्था में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जितने भी तत्व हैं जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे बेटे ठोस अवस्था में होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन तो होता है गैस अवस्था में और शेष सभी तत्व कौन सी अवस्था में होते हैं बेटे, ठोस अवस्था में होते हैं। और नंबर 4 पे हमें बात करनी है घनत्व की। नंबर 4 पे हमें घनत्व की बात करनी है। तो घनत्व में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्ग में, ध्यान से समझियो, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्रमिक रूप से, घनत्व क्रमिक रूप से बढ़ता है। ये बात हर एक वर्ग में इसी तरीके से लिखी जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो घनत्व बढ़ता है। पता क्यों बढ़ता है बेटे घनत्व? क्योंकि आपको पता है कि घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यही तो है बेटे। तो यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो आपको एक बात तो समझ में आती है कि ऊपर से नीचे आने पर आयतन बढ़ता है। ठीक है, मैं पूछूंगा क्यों बढ़ता है आयतन? आप कहोगे कि सर आयतन इसलिए बढ़ता है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो आयतन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आयतन अनुक्रमानुपाती है त्रिज्या के। ठीक है भाई, यदि परमाणु को मानोगे, गोला ही तो मान के चलोगे परमाणु को, और यदि परमाणु को आप गोला मान के चलोगे तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से पता चलता है कि आयतन तो अनुक्रमानुपाती है त्रिज्या के क्यूब के। तो मैं आपको यूं कह रहा हूं कि यदि वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। ये बात कन्फर्म है। तो आयतन बढ़ेगा तो फिर तो बेटे घनत्व घटना चाहिए ऊपर से नीचे आने में। यदि आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटना चाहिए, पर हम यूं लिख रहे कि घनत्व बढ़ता है। बेटे एक दूसरा फैक्टर है द्रव्यमान। क्या है द्रव्यमान? मुझे यूं बताओ, यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या परमाणु में कक्षाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी? आप कहोगे कि हाँ सर बढ़ेगी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बेटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या बेटे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी? तो आप कहोगे बढ़ेगी सर। तो इसका मतलब है कि यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हो तो आयतन तो बढ़ता ही है क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, पर बेटे द्रव्यमान भी बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। पर आपको एक बात बताऊं कि द्रव्यमान में जो होने वाली वृद्धि होती है वो अधिक होती है आयतन के मुकाबले, यानी द्रव्यमान अधिक अनुपात में बढ़ता है। ये चीज दिमाग में अपने घुसा लो बिल्कुल। द्रव्यमान अधिक अनुपात में बढ़ता है और आयतन बढ़ता है बेटे कम अनुपात में। और जब द्रव्यमान अधिक अनुपात में बढ़ेगा और आयतन कम अनुपात में बढ़ेगा
तो इस सब का, इस भिन्न का, इस फ्रैक्शन का निष्कर्ष निकलेगा कि ये फ्रैक्शन, ये भिन्न बढ़ रही है। और जब ये पूरा मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि घनत्व बढ़ रहा है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यदि आप किसी भी वर्ग की बात कर रहा हूं, मैं खाली 16वें वर्ग की बात बेटे नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी वर्ग में यही बात ध्यान रखोगे कि वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। ठीक है, अब हम नंबर 5 का आते हैं। चलो, पांचवा गुण, पांचवा आपको ध्यान रखना है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। अब आयनन एंथैल्पी को कुछ लोग आयनन विभव भी कहते हैं। आप आयनन एंथैल्पी कह दो या आयनन विभव कह दो, ठीक है। या कुछ लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा। क्या कहते हैं बेटे? आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। तो आप आयनन ऊर्जा भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का क्या मतलब है, तो ये बात तो हमने पहले भी सीखी है इसी यूनिट में। हमने बताया कि कोई भी परमाणु है और उस परमाणु की गैसीय अवस्था है आपके पास, तो किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में उसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी। क्या कहते हैं बेटे? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब मैं आपको कहूं कि चलो, सबसे ऊपर जो तत्व रखा हुआ है ऑक्सीजन, उसके पास 2 कक्षाएं हैं। उसके नीचे जो तत्व है उसके पास 3 कक्षाएं हैं। उसके नीचे जो तत्व है उसके पास 4 कक्षाएं हैं। फिर जो तत्व है उसके पास कितनी कक्षाएं हैं बेटे? 5 कक्षाएं हैं। मैं आपको यूं कह रहा कि इसमें से ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये तत्व है मान लो, और इसकी बाहरी कक्षा से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मैं यदि आपसे सवाल पूछ लूं कि बताओ बेटे, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या टेलुरियम की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका जवाब क्या होगा बेटे? बताओ क्या होगा आपका जवाब? इसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए या टेलुरियम की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए? बताओ। आप कहोगे कि सर इसमें चाहिए ज्यादा ऊर्जा, यानी ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास है, और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास है, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा, जिसे आप कहते हो नाभिकीय आकर्षण बल या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितना ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल लगाएगा उतना ही ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने मजबूती से पकड़ रखा है। और जब नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है, इसलिए हमें देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन का आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत अधिक है। अब यदि टेलुरियम की बात करें तो टेलुरियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है या बाहरी कक्षा है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, वो तो बेटे नाभिक से बहुत दूर है। और जब वो नाभिक से काफी दूर है तो नाभिक उसके ऊपर बहुत कम आकर्षण बल लगाता है, और नाभिक जब उसके ऊपर बहुत कम आकर्षण बल लगाता है तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमजोर है। नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को उतनी मजबूती से नहीं पकड़ रखा है जितनी मजबूती से यहाँ इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा था ऑक्सीजन के नाभिक ने। और जब नाभिक की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे कमजोर है, नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पे कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं कहूंगा कि टेलुरियम का आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव क्या है? बहुत कम है। अब बताओ ये खेल समझ में आया क्या? यही बात होती है हर एक ग्रुप में, हर एक वर्ग में। यहाँ केवल हम ऑक्सीजन परिवार के तत्वों या 16वें वर्ग के बारे में ही इस बात को नहीं सीख सकते। हर एक वर्ग में यही बात होती है कि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान घटता है। इस इलेक्ट्रॉन का निकलना सबसे मुश्किल है, इसका आसान, इसका और भी आसान, इसका सबसे ज्यादा आसान। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग 16 में, यहाँ तो हम 16वें वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए हम वर्ग 16 लिख रहे हैं यहाँ,
नहीं तो जिस भी वर्ग के बारे में आप लिखोगे, लिखी तो जानी है यही बात बेटे। वर्ग 16 में ऊपर से, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी लिखूं या आयनन विभव लिखूं, कुछ भी लिख दूं। वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव, आयनन विभव का मान, आयनन विभव का मान क्रमिक रूप से क्या लिखूंगा बताओ, बताओ बढ़ रहा या घट रहा? क्रमिक रूप से घटता है। घट ही तो रहा बेटे, कम ऊर्जा देनी पड़ रही, इसे ज्यादा ऊर्जा, इसे कम ऊर्जा, इसे और भी कम ऊर्जा, और इसे सबसे ही कम ऊर्जा। तो हमने लिखा क्रमिक रूप से घटता है। इसका कारण भी लिख दें, क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या लिखूंगा बताओ? नाभिकीय आकर्षण बल घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर बेटे न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो घट रहा है ना। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट रहा है। अब मैं आपको एक खतरनाक पॉइंट सिखाऊंगा, एक हेडिंग लिख दूं यहाँ, नोट, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बहुत अच्छा पॉइंट है और बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है। अब हम एक कंपैरिजन करेंगे। हालांकि ये चीजें मैंने आपको पहले भी सिखाई हैं बेटे, पर फिर भी आप एक बात बताओ मुझे, यदि मैं आपको यूं कहूं कि चलो यार 15वें वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ बात कर रहे हैं 16वें वर्ग की, तो मुझे यूं बताओ 15वें वर्ग में नाइट्रोजन है और 16वें वर्ग में सामने रखा हुआ है ऑक्सीजन। और आपको ये बात सिखाई गई थी कि यदि आप वर्ग में, एक वर्ग से अगले वर्ग में जाते हो, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। यदि मैं कहूं नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या में किसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी या कम होगी, तो आप कहोगे सर सीधी सादी बात है, परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन की तो ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या होगी कम। अब मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, मैं आपसे पूछूंगा बेटे मुझे कारण बता सकते हो आप कि नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या बड़ी क्यों होगी और ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होगी? तो आप मुझे कहोगे कि सर इसलिए होगी क्योंकि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षाएं तो उतनी ही रहती हैं, कक्षाओं की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसकी बाहरी कक्षा में इससे एक इलेक्ट्रॉन फालतू होगा, पक्की बात है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। तो यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में है तो उसके ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉन भी तो ज्यादा होंगे बेटे, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा। कक्षाएं तो इसके पास भी दो हैं, इसके पास भी दो हैं, तो कक्षाओं के हिसाब से यहाँ साइज का डिटर्मिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। कक्षाएं तो दोनों के पास दो दो हैं, पर बेटे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अंतर यह है कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं नाइट्रोजन के मुकाबले, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नाभिकीय आकर्षण बल अधिक लगता है। अतः ऑक्सीजन का आकार नाइट्रोजन से क्या है, थोड़ा छोटा है। ठीक है बेटे, तो मैं आपको कहूंगा कि चलो आपने कह दिया कि मान लो ये नाइट्रोजन है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, इसकी दो कक्षाओं की त्रिज्या थोड़ी बड़ी है और इसकी त्रिज्या थोड़ी छोटी है। कक्षाएं तो इस पे भी दो हैं, इस पे भी दो हैं। जब इसकी त्रिज्या बड़ी है इसकी छोटी है तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि यार इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और मैं आपसे कहूं कि यार यूं बताओ, जब आप कह रहे कि कक्षाएं तो इसमें भी दो हैं नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में भी दो ही कक्षाएं हैं, तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा या ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा? या फिर इस बात को मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूं कि नाइट्रोजन का आयनन विभव
ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का आयनन विभव ज्यादा होगा? ध्यान से सुनियो, दिमाग में बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। ध्यान से सुनो, मैं पूछ रहा, चलो इस बात को बताओ कि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा कि ऑक्सीजन में से? तो आपका जवाब क्या होगा बताओ? आप यूं कहोगे कि सर साइज तो इसका छोटा है, और जब साइज इसका छोटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास है तो नाभिक का आकर्षण बल इसके इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब इसका आयनन विभव ज्यादा होगा। किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आयनन विभव ज्यादा होगा। सारे बच्चों का यही आंसर होगा। सब बच्चे ऐसा ही मान के चलेंगे कि भाई नाइट्रोजन से छोटा साइज ऑक्सीजन का है, और जब ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, ज्यादा नजदीक होगा, ज्यादा पास होगा। और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास है तो उस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, नाभिकीय आकर्षण बल, वो ज्यादा होगा। और जब ज्यादा मजबूती से नाभिक ने इसे पकड़ रखा तो इसे बाहर निकालना तो यार बड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसका आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे जी सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का आयनन विभव सबसे ज्यादा होगा दोनों के मुकाबले। यदि इन दोनों की तुलना करें ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। फिर मैं कहूंगा बेटे आप सोच तो बिल्कुल सही रहे हो, पर आपका उत्तर गलत है, और आपको लग जाएगा एक झटका कि सर ये क्या हो गया। अभी तो आपने सिखाया था कि साइज बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा, और यहाँ साइज इसका ज्यादा है तो इसका आयनन विभव कम है, इसका ज्यादा होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है और इसमें से मुश्किल होगा, यदि हम साइज के हिसाब से सोचें। और मैं कहूंगा बेटे यहाँ साइज में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, साइज नहीं बदलता इतना ज्यादा। साइज के अलावा एक दूसरा फैक्टर है बहुत जबरदस्त रूप से जो काम करता है, और वो दूसरा फैक्टर पता क्या है बेटे? वो फैक्टर है कि यदि आप नाइट्रोजन को देखो ना, तो नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, और 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2, 2s2 और 2p। कितने लिखूं यहाँ? 3 तो लिखूंगा, 2 2 4 और 3 7। ये तो मैंने लिख दिया नाइट्रोजन को। अब यदि मैं कहूं चलो यार ऑक्सीजन की भी बात कर लो, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2 और 2p देखियो जरा, 2 2 4 और 4 8 हो गए 8। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। कक्षाएं इसके पास भी 2 ही हैं, ध्यान रखिए, पहली कक्षा और यहां से यहां तक तो बेटे पहली कक्षा है, ये बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे। दूसरी कक्षा है, ये बात पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा है, ठीक है। दूसरी का S और दूसरी का P। अब आप यूं देखो, S के पास एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आता है? S के पास एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास कितने कक्षक होते हैं? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। चलो देख लिया हमने, इसके ऊपर मूव कर रहे हैं। S के पास एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, S के पास एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, और P के पास कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक, और इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। अब जरा समझो एक बात को, मुझे यूं बताओ कि कक्षाएं इस पे भी 2 हैं, इस पे भी 2 हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास भी 2 कक्षाएं हैं, ऑक्सीजन के पास भी 2 कक्षाएं हैं। साइज ऑक्सीजन का थोड़ा सा छोटा है नाइट्रोजन के मुकाबले, क्योंकि इधर को जाने पे साइज घटता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे 8 थे, इलेक्ट्रॉन जितने बढ़े उतने नाभिक में प्रोटॉन बढ़े, अट्रैक्शन बढ़ा। पर आप यूं तो देख लो बेटे कि इसमें जो P उपकोष है, वो P उपकोष क्या आधा भरा हुआ नहीं है? क्या P उपकोष आधा भरा हुआ नहीं है? आप कहोगे हाँ सर आधा भरा हुआ है। तो जब यह आधा भरा हुआ है तो बेटे क्या मैं इसे स्थायी नहीं कह सकता हूं? क्योंकि आपने 11वीं क्लास में भी आपबाहु नियम में पढ़ा था, जो आपबाहु नियम के अपवाद पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कोई भी उपकोष स्थायी हो सकता है यदि वो पूरा भरा हुआ हो या फिर वो आधा भरा हुआ हो, तब वो स्थायी हो सकता है। और यहां देखियो जरा, इसे देख लो, इसकी हालत क्या है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की हालत ये है कि बेटे ऑक्सीजन के पास ये पूरा भर रहा है, ये पूरा भर रहा है। इसे देखो, यदि इसके पास होते 6 इलेक्ट्रॉन तो ये पूरा भरा हुआ होता और स्थायी होता। यदि इसके पास होते 3 इलेक्ट्रॉन तो ये आधा भरा हुआ होता और स्थायी होता।
तो ना तो ये पूरा भरा हुआ है और ना ही ये आधा भरा हुआ है, तो मैं इसे कहूंगा अस्थाई। क्या कहूंगा? अस्थाई कहूंगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब एक बात स्पष्ट होती है कि जो चीज स्थायी है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जरा मुश्किल काम है, क्योंकि ये स्थायी है, स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर। उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पहले ही स्थायी हुआ बैठा है। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। क्यों है आसान बताऊं? इसलिए आसान है क्योंकि इस समय तो ये अस्थायी है। अस्थायी का दूसरा मतलब होता है क्रियाशील। और जैसे ही आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना, तो पी में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और जब पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर तो ये स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर तो इसे चैन पड़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए तैयार है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसे मिल जाती है स्टेबिलिटी। क्या मिल जाती है बेटे? स्टेबिलिटी मिल जाती है, स्थायित्व मिल जाता है। इसलिए ऑक्सीजन का साइज भले ही छोटा हो, पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और नाइट्रोजन का साइज भले ही बड़ा हो, पर इसकी बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालना जरा मुश्किल है। तो यदि हम आवर्त सारणी के नियमों के हिसाब से चलें, तो ऑक्सीजन का आयनन विभव क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और बेटे नाइट्रोजन का होना चाहिए कम। पर इसका उल्टा है। और जैसा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हुआ है, वर्ग में यदि उससे नीचे वाले तत्वों को आप देखोगे ना, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैंने यहाँ एक बात हमने सीखी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है, हमने सीखी है कि वर्ग 16 के जो तत्व हैं ना, वर्ग 16 के तत्वों का आयनन विभव, वर्ग 16 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 15 के तत्वों से, वर्ग 15 के तत्वों से, देखो ये 15 है, ये 16 है, वर्ग 15 के तत्वों से क्या होता है? होना तो चाहिए अधिक, कम होता है। अधिक होना चाहिए था और है कम। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों में आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ समझ रहे? देखो पी में 3 है, या इसे कुछ बच्चे लिखते हैं अर्धपूर्ण। आधे भरे हुए को आप अर्धपूर्ण भी लिख सकते हो। अर्धपूर्ण पी उपकोष होता है, जो परमाणु को स्थायी बनाता है। ठीक है बेटे, परमाणु कैसा हो जाता है? स्थायी, स्टेबल हो जाता है। और जब परमाणु स्थायी हो जाएगा, तो उसमें से बेटे इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी होगी बेटे बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, आयनन एंथैल्पी के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। तो नंबर 6 पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसकी बात करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कह दो, या कुछ बच्चे इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका मतलब पता क्या है? ज्यादातर बच्चों के तो ये समझ में ही नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या मतलब है। पर फिर भी बेटे मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब पता क्या है? मान लो आपके पास एक परमाणु का नाभिक है,
और नाभिक में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, मान लो 5 कक्षाएं मैंने बना दी। और मैंने आपको कहा कि इस कक्षा का एनर्जी है 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 40 जूल, 50 जूल, ऐसा मैंने कह दिया, अपनी तरफ से अंदाजा लगा लिया कि 10, 20, 30, 40, ठीक है, इतना इतना जूल इनका एनर्जी है। जब भी आपको पता है कि हर एक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, और जितनी किसी कक्षा की ऊर्जा होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जब घूमता है तो उतनी एनर्जी के साथ घूमता है जितनी उस कक्षा की या उस ऑर्बिट का एनर्जी होता है। इसीलिए तो हम कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स इसीलिए कहते हैं, क्योंकि जो हर एक ऑर्बिट है, हर एक कक्षा है, उसका एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो मेंटेन रखता है। उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का उतना ही एनर्जी होता है। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा अंदाजा लगा दिया, इतना होता नहीं है, आपको समझाने के लिए ये बात मैंने करी है। 10, 20, 30, 40, 50 जूल मान लो, इस तरह का एनर्जी है हर एक एनर्जी लेवल का। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर हवा में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, और इसका एनर्जी है 60 जूल। कितना है? मान लो 60 जूल इसका एनर्जी है, या यूं कह दो कि 60 इकाई, कुछ भी इकाई हो सकती है एनर्जी की। यहाँ मैंने कहा कि जो कक्षाएं हैं उनका एनर्जी दिखा दिया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, उसका एनर्जी है 60 यूनिट या 60 इकाई। तो जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में एंट्री मारेगा, जरा समझना पड़ेगा ध्यान से। मान लो इलेक्ट्रॉन मारता है 5वीं कक्षा में एंट्री बाहर से, तो यदि इलेक्ट्रॉन बाहर से 5वीं कक्षा में एंट्री मारता है तो फिलहाल इसका एनर्जी 60 जूल है, और इसे जाना है 50 जूल वाली कक्षा में। तो वो 60 जूल एनर्जी के साथ तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। यहाँ उसे रहना है तो अपनी एनर्जी को 60 से घटा के कितनी करनी पड़ेगी? 50 जूल, तब वो यहाँ रह पाएगा, अन्यथा यहाँ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही वो 5वीं कक्षा में एंट्री मारता है तो 60 में से 50 गए, 10 जूल एनर्जी उसे एयर में, हवा में, वायुमंडल में रिलीज करनी पड़ती है, मुक्त करनी पड़ती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी परमाणु की कक्षा में जिस समय प्रवेश करता है ना, तो प्रवेश करते समय जितना एनर्जी उसे रिलीज करना पड़ता है, या यूं कह दो कि परमाणु जितनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, उस ऊर्जा का नाम ही है बेटे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से। यहाँ शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से जब परमाणु के कक्षा में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते समय वो जितना एनर्जी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वातावरण में रिलीज करता है, उस एनर्जी के अमाउंट को हम कहते हैं, उस ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा परमाणु है जिसके पास 4 ही कक्षाएं हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री मार गया, तो बताइए 60 में से 40 गए, 20 जूल एनर्जी रिलीज नहीं करेगा क्या? तो इसका मतलब जिसके पास कक्षा 5 होगी उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होगा? 10 जूल। और जिसके पास कक्षाएं कितनी है? 4, उसका हो गया 20 जूल। यदि किसी परमाणु में ऐसे में एंट्री मारे जिसके पास 3 ही कक्षाएं हैं, तो 60 में से 30 गए, कितने बचे? 30। तो 30 जूल एनर्जी छोड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन। और यदि कक्षाएं किसी के पास 2 ही हों तो कितना एनर्जी छोड़ेगा? 60 में से 20 गए, कितना? 40 जूल एनर्जी छोड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी -40। ठीक है। और यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यहाँ एंट्री मार जाए, किसी के पास एक ही कक्षा है, तो यहाँ एंट्री मारेगा तो 60 में से 10 गए 50, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी कितनी? 60 में से 10 गए 50, यानी कि -50 जूल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी परमाणु है उसके पास कितनी भी कक्षाएं हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन यदि परमाणु की कक्षा में एंट्री मारता है, तो परमाणु की कक्षा में एंट्री मारते समय उसे अपने आप को उस कक्षा में, उस ऑर्बिट में स्टेबल बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करना पड़ता है, एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। और उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आपको पता चल गया है कि यदि कक्षाओं की संख्या घटी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई है? बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ी है। और यदि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, यदि यहां से ऊपर की तरफ को चलो, यदि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है
तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पे क्या प्रभाव पड़ता है बेटे? घटती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। बताओ ये चीज आपकी समझ में आ रही है क्या? ये चीज आपकी समझ में बिल्कुल आनी चाहिए बेटे, 100% आनी चाहिए ये चीज आपकी समझ में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम। देखो, यदि आप 16वें वर्ग में सल्फर से टेलुरियम तक चलोगे, कहां तक? सल्फर से टेलुरियम तक। वर्ग में कहां तक चलोगे? सल्फर से टेलुरियम तक। वर्ग में ऊपर से नीचे ही तो चलोगे, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी ना, और यदि कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता तो घटेगी। अभी तो सिखाई मैंने ये बात तुम्हें कि जिसमें ज्यादा कक्षाएं हैं उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है बेटे? कम है। पर यहाँ एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ ऑक्सीजन का तो कोई भी जिक्र नहीं करा, ऑक्सीजन के बारे में तो बात ही नहीं करी। पर आपको ध्यान रखना है, मैं लिख रहा बेटे, परंतु ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है बेटे, वो सल्फर से कम होती है। आप कहोगे सर ये तो बड़ी अजीब बात होगी। भाई ऑक्सीजन का साइज तो सल्फर से छोटा है, और जब ऑक्सीजन का साइज सल्फर से छोटा है, ऑक्सीजन तो सबसे ऊपर रखा हुआ ना, जब ऑक्सीजन सबसे ऊपर रखा हुआ है तो साइज छोटा, साइज छोटा तो उसकी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए ना। इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ, और पेपर वाला इसीलिए तो पूछेगा इस सवाल को तुम्हारे से कि वैसे तो आपको पता है कि यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटेगी। पर हम यहाँ सल्फर से टेलुरियम तक क्यों जा रहे हैं? हमने ऑक्सीजन को क्यों छोड़ दिया? जब हमने लिखा कि सल्फर से टेलुरियम तक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, ठीक है, पर ऑक्सीजन को क्यों छोड़ा? ऑक्सीजन को इसलिए छोड़ा, हमने लिखा परंतु ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर से क्या होती है? कम होती है। इसका कारण पता क्या है? मैं लिख रहा बेटे, ध्यान से देखियो, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार, ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है। ऑक्सीजन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। पहली बात, ऑक्सीजन का आकार क्या होता है? छोटा। तथा उस पर माने ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को, ये बात बहुत कम समझ में आती है बच्चों के। मुझे एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन का साइज छोटा है और उसके परमाणु जो है ऑक्सीजन का, उसके नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, जो उनका भराव है, वो बहुत ज्यादा है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन परमाणु। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। मतलब मैं आपको कह दूं कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसके आसपास, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, इलेक्ट्रॉनों की भरमार उस नाभिक के आसपास बहुत ज्यादा है, तो बाहर से जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें एंट्री करने के लिए आएगा ना, उस इलेक्ट्रॉन पर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व एक तरह का क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा, रिपल्सन। और वो प्रतिकर्षण बल क्या करेगा? वो प्रतिकर्षण बल चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को स्वीकार ना करें, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्वीकार ना करें। जरा गौर फरमाइयो बात पे। यदि बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में एंट्री मारता है तो उस इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ता है उस कक्षा के हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित करने में, ठीक है। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर से कक्षा में एंट्री मारता है वो एनर्जी को रिलीज करता है। पर यदि मैं आपको यूं कह दूं कि बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे कक्षा के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया जा रहा है,
पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनियो। यदि बाहर से आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन है और उसे कक्षा में, उसे ऑर्बिट में एंट्री ही नहीं दी जा रही है, तो आप पूछोगे सर क्यों नहीं दी जा रही है एंट्री? मैं कहूंगा क्योंकि उसके जिस कक्षा में उसकी एंट्री होनी है, उस कक्षा के आसपास या उसके जस्ट अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा है। और जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अंदर एंट्री देना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला जो एरिया है वो उस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो यदि बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कक्षा में जगह बड़ी मुश्किल से मिलेगी ना, तो उसे एनर्जी वहां रिलीज करने की बजाय एनर्जी अपनी कंज्यूम करनी पड़ेगी, ऊर्जा की खपत हो जाएगी, उसकी बेटे ऊर्जा की खपत हो जाएगी। वैसे तो नॉर्मली होता है ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में एंट्री मारेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यह बात पक्की है। पर यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यार बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में एंट्री मारना चाह रहा है और उसे कक्षा में एंट्री मिल ही नहीं रही है, तो वो बेचारा एनर्जी जितनी उसे रिलीज करनी चाहिए एंट्री मारते समय उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उससे कुछ कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जितना एनर्जी उसे रिलीज करना था उसमें से कुछ अमाउंट तो उसे अपने आप को कक्षा में व्यवस्थित करने में खर्च करना पड़ गया है। इसीलिए हमने लिखा है, परंतु ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर से कम होती है, होनी चाहिए ज्यादा जब ऑक्सीजन छोटा है साइज में, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है तथा उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। और ये जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है यही समस्या पैदा कर रहा बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एंट्री देने में। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा अगली बात करेंगे फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता की। विद्युत ऋणात्मकता कह दो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप कह सकते हो। इसका मतलब पता क्या है? आपको पता है कि मान लो कोई भी परमाणु है और उसने दूसरे परमाणु के साथ बंध बना रखा है। जैसे मैं कहूं एक परमाणु ए है और इसने एक दूसरे परमाणु बी के साथ बना रखा है एक सह संयोजक बंध। और आपको पता है सह संयोजक बंध में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन और उन दो इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल बीच में होना चाहिए। पर यदि इस पहले परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित करके रखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि परमाणु ए की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है बी से या बी की अपेक्षा। तो कोई भी परमाणु सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को जितना प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे कहते हैं परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, या आप इसे वैद्युत ऋणात्मकता भी कह सकते हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हो। तो यदि इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को सेंटर पोजीशन से अपनी तरफ खींच लिया है तो मैं कहूंगा इस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता इस परमाणु से अधिक है। और यदि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को सेंटर पोजीशन से, केंद्रीय स्थिति से ये वाला परमाणु अपनी तरफ खींच लेता, आकर्षित कर लेता, थोड़ा सा अपनी तरफ को सरका लेता, तो मैं कहूंगा कि बी का विद्युत ऋणात्मकता ए से ज्यादा है। ठीक है बेटे, तो विद्युत ऋणात्मकता का सीधा साधा मतलब है कि कोई परमाणु सह संयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उस इलेक्ट्रॉन युग्म को कितनी प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यदि वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलोगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। तो जब ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आकर्षण घटता है ना, तो इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। इस बात को समझ लो। क्या घटती है बेटे? विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो मैं लिखूंगा वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से क्रमिक रूप से क्या होती है? घटती है।
ठीक है, कारण लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो त्रिज्या बढ़ने से बेटे नाभिकीय आकर्षण तो घटेगा, और नाभिकीय आकर्षण घटेगा तो क्या होगा बेटे, नाभिकीय आकर्षण घटने से विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी बेटे, घटेगी। अब हम अगली बात कर रहे हैं, चलो 8वीं। अब हमें अगला गुण पढ़ना है धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण, चलो धात्विक लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो 16वां वर्ग है इसमें धात्विक लक्षण किस तरीके से बदलता है। देखो, ये तत्व हैं, इनमें से आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और सल्फर, ये जो दोनों तत्व हैं ना, ये दोनों तो अधातु हैं। क्या हैं? अधातु। अब हमारे पास बचे सेलेनियम और टेलुरियम, ये दोनों हैं बेटे उपधातु। क्या हैं? उपधातु हैं। और ये है धातु पोलोनियम। तो बताओ वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ रहा है या घट रहा है? आप कहोगे सर अधातु से धातु तक पहुंच गए हम। जब धातु तक पहुंच गए तो मैं लिख सकता हूं वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर मैं लिख सकता हूं बेटे धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण बढ़ता है। ठीक है बेटे, तो वर्ग 16 में यदि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा। अच्छा, इसका कारण पता क्या है? कारण भी मैं बता सकता हूं आपको क्या कारण है। यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे ना, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाभिकीय आकर्षण, उस पर लगने वाला जो नाभिकीय आकर्षण है वो घटेगा, और उस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना होता जाएगा उतना ही आसान। जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना इजी होता जाएगा, आसान होता जाएगा। और कोई परमाणु जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है ना, त्याग देता है या रिलीज कर देता है, उस परमाणु को माना जाता है कि उसके अंदर उतना ही ज्यादा धात्विक लक्षण है। बिल्कुल धात्विक लक्षण से किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। धात्विक लक्षण का मतलब होता है कि कोई परमाणु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धन आयन में बदल रहा है। तो यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे बढ़ेगा साइज। जब साइज बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु आयतन बढ़ेगा, तो बाहरी कक्षा पे लगने वाला जो नाभिक का आकर्षण बल है वो घटेगा या नहीं घटेगा? वो घटेगा। और जब घटेगा तो उस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे। और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से बेटे बाहर निकलता है, मैं कहता हूं कि वो परमाणु उतना ही अच्छा धात्विक लक्षण दिखाता है। और धात्विक लक्षण अच्छा दिखाता है तो हम कहेंगे कि वो उतना ही अच्छा धातु है। तो इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जब आप चल रहे तो अधातु से फिर उपधातु आई और फिर धातु आई। इसका मतलब पोलोनियम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है। अब देखेंगे हम बंध कि कौन कौन से बंध बनाते हैं 16वें वर्ग के तत्व। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आयनिक बंध भी बनाता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है ना। आयनिक व सह संयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाता है। ठीक है बेटे, ऑक्सीजन परमाणु आयनिक व सह संयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब बचे हमारे पास कौन कौन इस वर्ग में? सल्फर बचा, सेलेनियम बचा, टेलुरियम बचा और पोलोनियम। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये बनाते हैं केवल सह संयोजक बंध। कौन से बंध बनाते हैं? सह संयोजक बंध बनाते हैं, आयनिक बंध नहीं बनाते हैं। आपको पता है ना, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन भी लेता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन दूसरों से छीन लेगा
तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उसे तो आप आयनिक बंध कहोगे, और ऐसा तो केवल ऑक्सीजन का परमाणु ही कर सकता है। कौन कर सकता है बेटे? ऑक्सीजन का परमाणु। चलो 10वें गुण की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था कह दो, या आप कह सकते हो ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान रखनी बेटे, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। हर जगह -2 दिखाएगा, सिर्फ एक जगह नहीं दिखाएगा, वो मैं यहाँ लिख दूं OF2 में। मैं लिख दूं OF2 में ये नहीं दिखाता है। कितनी ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाता है? -2। क्योंकि यहाँ फ्लोरीन की तो हमेशा -1 होती है, तो -2 को खत्म करने के लिए यहाँ इसकी +2 हो जाएगी ऑक्सीजन की। बाकी हर जगह ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है? -2। वैसे और भी इसकी जो है पराक्साइडों में -1 होती है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में और भी ज्यादा इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, पर यहाँ ध्यान रखना है नॉर्मली ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और OF2 में +2 होती है। ये चीज ध्यान रखोगे। और जो इस वर्ग के शेष तत्व हैं जितने भी बचे हमारे पास, कौन कौन से बचे बेटे तत्व? ये बचे सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये शेष तत्व बेटे +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं और +6 भी। 3 तरह की ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। चलो यार एक बहुत अच्छी बात बता दूं मैं आपको, ये लिख दिया मैंने नोट। यदि कोई पूछे ना आपसे कि ये जो हमारी आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से हैं? ये चीज पता होनी चाहिए सब बच्चों को। वैसे तो 11वीं क्लास में आपने पढ़ी थी कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हैं। बेटे सबसे पहला नंबर फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन का है। यदि कोई पूछे ना कि सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है आवर्त सारणी में, तो फ्लोरीन है, दूसरा नंबर ऑक्सीजन का है और तीसरा किसका है? नाइट्रोजन का। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो अच्छा तुम, फिर हम कुछ रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाओ अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। मैं यहाँ एक हेडिंग लिख लूं, ये जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व है ना, या 16वें वर्ग के तत्व, इनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। ये नंबर 10 है, नंबर 11 लिखूंगा मैं उसमें। जल्दी से ले लो चलो स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे सबसे पहले रासायनिक गुणों में जो हम पढ़ेंगे वो नंबर 11 लिखा है मैंने, क्योंकि 10 तक तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है। 11वां नंबर डाल के हमारा पहला रासायनिक गुण है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, कि ये जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं वे हाइड्रोजन से किस तरीके से क्रिया करते हैं और कौन से यौगिकों का निर्माण करते हैं, और उन यौगिकों में क्या क्या खासियत पाई जाती है जिनसे पेपर में सवाल पूछा जाता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन है सबसे ऊपर, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर टेलुरियम है और फिर पोलोनियम है। यही तो है 16वें वर्ग के तत्व। ठीक है बेटे, इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है बेटे कि जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं ना, तो ये तो बनाएगा इस तरह का डाईहाइड्राइड, या आप कह सकते हो H2O, और ये बनाएगा, सबके पहले मैं H2 लिखूंगा, H2 ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो 16वें वर्ग के तत्व हैं वे हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से क्रिया करके बनाते हैं इस तरह के यौगिक, जिसे आप कह सकते हो H2E। E का मतलब एलिमेंट है यहाँ, जैसे H2E में H2O भी हो सकता है, H2E में H2S भी हो सकता है, H2SC, H2TE, H2PO। पर यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि इन्होंने तो सबने 2-2 हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करी और इस तरह के यौगिक बनाई। पर एक यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं ना बेटे, ऑक्सीजन में कुछ गुण अलग हैं। ऑक्सीजन बेटे एक इस तरह का यौगिक भी बनाता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इसने H2O तो बनाया ही है, पर H2O2 भी ये बना लेता है। कौन बेटे?
ऑक्सीजन का परमाणु। अब ये सारे हाइड्राइड हो गए, ये सारे क्या हुए, हाइड्राइड। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको एक बात सीखनी है कि इनकी वाष्पशीलता के बारे में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बेटे, बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि इनमें कौन सा सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा। ठीक है, वाष्पशीलता के बारे में यदि क्वेश्चन आया, जैसे H2O सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा, या H2S सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा, या H2SE सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा, या H2TE सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा, या H2PO सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा। तो आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं मैं, जो जितना हल्का है वजन में वो उतना ज्यादा वाष्पशील होगा। और तो ये तो सबसे ज्यादा भारी है भाई, क्योंकि इसमें तो पोलोनियम का परमाणु है, और पोलोनियम का परमाणु है तो इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, भारी है बहुत ज्यादा। मैंने सिखाया था ऊपर से नीचे जाओगे तो घनत्व बढ़ेगा, तो ये तो बहुत कम वाष्पशील होगा। इससे ज्यादा वाष्पशील तो ये होगा H2TE, और इससे भी ज्यादा वाष्पशील ये होगा, और इससे भी ज्यादा वाष्पशील ये होगा। यानी कि यहाँ तक H2S सबसे ज्यादा वाष्पशील है, सबसे तेजी से भाप बनेगी H2S की। अब H2S से ज्यादा वाष्पशील H2O को होना चाहिए। सुनियो ध्यान से, पेपर में सवाल आएगा ये, H2S से ज्यादा वाष्पशील होना चाहिए H2O को। पर H2O बेटे H2S से ज्यादा वाष्पशील नहीं होता है, इसे इससे ज्यादा वाष्पशील होना चाहिए, पर निशान उल्टा लगेगा। यानी कि सबसे ज्यादा वाष्पशील H2S ही आया है। H2S के बाद दूसरा नंबर इसका, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से नंबर चलेंगे। ये चीज अलग है, इसे बिल्कुल भी मिक्स ना कर दियो उसमें। ठीक है, मतलब अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ऐसा क्यों है, जब आपने कहा जिसका वजन जितना कम है, जिसका घनत्व जितना कम है, जिसमें वांडरवाल बल जितने कम है, वो उतना ज्यादा वाष्पशील होगा। तो सबसे हल्का तो यही है, अणु भार तो इसका ही सबसे कम बैठेगा, और घनत्व तो इसका ही सबसे कम बैठेगा, और दूसरा फैक्टर वांडरवाल फोर्सेस तो इसमें ही सबसे कम लगेंगे। तो इसका जो वाष्पशीलता है वो सबसे ज्यादा क्यों नहीं है, ये सबसे ज्यादा वाष्पशील क्यों नहीं है? तो बेटे इसका कारण पता क्या है? इसका कारण है कि जल में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। जल में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोजन बंध क्या करते हैं बेटे? जल के अणुओं को आपस में पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण जल का कोई एक अणु दूसरे अणु को छोड़कर नहीं भाग सकता है। देखो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था H2O के बारे में, इस तरीके से ये H2O है, ये H2O का दूसरा अणु है, ये H2O का तीसरा अणु है। मैंने जल के 3 अणु यहाँ बना दिए। वैसे तो एक बर्तन में जब जल को भरोगे तो करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने अणु होंगे जल के। आपको पता है कि ये बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होंगे, और यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है। और जब ऑक्सीजन की तरफ सरके हुए, ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के पास आंशिक धनावेश, ऐसा ही यहाँ भी तो होगा, डबल नेगेटिव और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। ऐसा यहाँ भी तो होगा, डबल नेगेटिव और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्लस और माइनस डेवलप हुए, इनके बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, आकर्षण बल नहीं लगेगा, और इसके प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल नहीं लगेगा। तो मुझे ये बताओ, जल का एक अणु, कोई सा भी अणु देख लो, क्या यह अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्रली या इंडिपेंडेंटली उड़कर भाग सकता है? आप कहोगे नहीं भाग सकता। क्यों नहीं भाग सकता? इधर से इसने पकड़ रखा, इधर से इसने पकड़ रखा, कहाँ भाग जाएगा उड़ के? और सच्चाई बताऊं, यहाँ से भी किसी ने पकड़ रखा, इसे यहाँ से। अब मैं पूरे बोर्ड पे तो संरचना बनाने से रहा, यहाँ से भी तो पकड़ रखा किसी ने। तो एक जल का अणु तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण चारों तरफ से अपने दोस्तों से घिरा हुआ है, उसके दोस्तों ने उसे पकड़ रखा है। तो वो कहां से वाष्पशील हो जाएगा बेटे, जिसकी हम बात कर रहे हैं वाष्पशीलता की? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये जो जल है वो कम वाष्पशील है। H2S ही सबसे ज्यादा क्या होता है? वाष्पशील होता है। अब आ जाओ आप, दूसरे एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको। दूसरी बात हम करेंगे क्वथनांक की। क्वथनांक, जिसे आप कहते हो बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हो? बॉइलिंग पॉइंट। चलो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे बेटे, क्वथनांक भी बिल्कुल ऐसा ही फैक्टर है। ये जो क्वथनांक होता है ना,
यहाँ लिख दूं, ये जो क्वथनांक होता है ना बेटे, क्वथनांक अनुक्रमानुपाती होता है वैन डर वाल बलों के। जो अणुओं के बीच वैन डर वाल बल लगते हैं ना, वो वैन डर वाल बल जितना ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वैन डर वाल फोर्स बढ़ते हैं, और वैन डर वाल फोर्स बढ़ते हैं तो क्वथनांक भी बढ़ता है। तो ये है हमारे H2O, और ये है हमारे H2S, और फिर उसके बाद है H2SE, और फिर है H2 क्या है TE। यहां तक ही देख लें बस, H2TE तक। तो यूं बताओ, सबसे ज्यादा वैन डर वाल फोर्स इसमें ही तो लग रहे होंगे, सबसे ज्यादा घनत्व है, सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा वैन डर वाल बल है, तो क्वथनांक भी तो सबसे ज्यादा इसका ही है। बड़े की तरफ 2 लड्डू और छोटे की तरफ 1 लड्डू, ध्यान रखियो इस निशान को उल्टा ना लगा दियो। और फिर इसका है, और फिर लगना चाहिए ऐसा निशान, ऐसा ही तो लगना चाहिए, ऐसा निशान लगना चाहिए, पर ऐसा निशान नहीं लगाएंगे हम, फिर यहाँ उल्टा कर देंगे निशान। कारण आपको पता चल गया कि इसका क्वथनांक इससे क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था इसका, पर इससे ज्यादा है इसका। क्यों है ज्यादा, आपको पता चल गया क्यों है। यही कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कारण है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका कारण। पेपर में सवाल आता है ऐसा। चलो ऊष्मीय स्थायित्व की बात कर रही हूं, ऊष्मीय स्थायित्व। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे कि गर्म करने पे कौन सा जल्दी टूट जाएगा। बेटे गर्म करने पे सबसे ज्यादा स्थायी होगा H2O, और उसके बाद होगा H2S, और उससे कम स्थायी होगा H2SE, और उससे कम स्थायी होगा H2TE। यानी कि सबसे ज्यादा स्थायी H2O है। अब बच्चों के दिमाग में आता है सर उसमें अपघटन और वाष्पशीलता और क्वथनांक, क्या इन चीजों में फर्क है? मैं कहूंगा बिल्कुल है फर्क बेटे, बिल्कुल फर्क है। यदि उसमें अपघटन की या उसमें स्थायित्व की बात आप करते हो, तो यहाँ हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला, ये। यदि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ दिया तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी अलग। तो वहां हमें उसमें स्थायित्व में इस बारे में बात करनी है, इस बारे में नहीं बात करनी कि एक जल का अणु अलग उड़ा दिया, एक अलग उड़ा दिया। ये उसमें स्थायित्व में हमें इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, हमें ये बॉन्ड तोड़ना है। अब मुझे यूं बताओ कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम में कौन सा परमाणु सबसे छोटा है साइज में? आप कहोगे ऑक्सीजन है जी सबसे छोटा। मैं कहूंगा क्यों है? आप कहोगे ऑक्सीजन के पास दो बातें हैं, एक तो इसके पास 2 कक्षाएं हैं, आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रखा हुआ है, 2 फैक्टर हैं सर। मैं कहूंगा यार जब इसका साइज सबसे छोटा है, तो यार मुझे यूं बताओ कि सबसे छोटे बॉन्ड ये ही नहीं बनाएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएगा, सबसे छोटे बॉन्ड बनाएगा ये। तो मैं यूं कहूंगा यार जो बॉन्ड सबसे छोटा है, क्या वो बॉन्ड सबसे मजबूत नहीं होता? आप कहोगे हाँ होता है सर मजबूत। मैं कहूंगा जब ये बॉन्ड सबसे मजबूत है H2O का, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड छोटा होने के कारण, कक्षकों के अधिक अति व्यापन के कारण, परमाणुओं का आकार छोटा होने के कारण, ये बॉन्ड जब सबसे छोटा होगा इसका, तो वो बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, उसे तोड़ना मुश्किल होगा, तोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए मैं कह रहा कि सबसे ज्यादा स्थायी ये है। और यदि H2TE की बात करो, तो H2TE बेटे इसका TE का तो साइज बहुत बड़ा है, टेलुरियम का परमाणु बहुत बड़ा है। देखो 2 3 4 5 कक्षाएं हैं बेचारे के पास। जब इसका साइज बड़ा है तो बॉन्ड भी तो बड़े बड़े बना रहा होगा, और जब बॉन्ड बड़े बड़े बना रहा है तो वो बड़ा बॉन्ड में कक्षकों का अतिव्यापन कम होता है, और जब कक्षकों का अतिव्यापन कम होता है तो उससे क्या होता है? बॉन्ड कमजोर होता है बेटे, और बॉन्ड कमजोर होगा तो जल्दी टूट जाएगा। इससे भी ज्यादा कमजोर तो बेटे H2PO का भी होगा, वो तो इससे भी ज्यादा कमजोर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटे, उसमें स्थायित्व में ध्यान रखोगे। चलो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको बताता हूँ अम्लीय प्रकृति, कि कौन सा इनमें सबसे अच्छा अम्लीय प्रकृति दिखाएगा। एसिडिक नेचर कौन दिखाएगा सबसे अच्छा, और एसिडिक नेचर वो सबसे अच्छा क्यों दिखाएगा? मुझे बताओ कि ये जो है आपके पास क्या है बेटे, H2O, इसके सामने ही लिख दूं, यहाँ लिख दूं, H2O के बाद है H2S, और H2S के बाद है H2SE, और फिर है H2TE, बस यहाँ तक ले लो। मुझे यूं बताओ
कि अम्लीय प्रकृति दिखाने का मतलब H पॉजिटिव आयन छोड़ना। H पॉजिटिव आयन बहुत मुश्किल से छोड़ेगा क्योंकि इसके बॉन्ड छोटे छोटे हैं। तो ये तो अच्छा अम्ल नहीं है, बेकार अम्ल। इससे अच्छा अम्ल तो ये है, जल्दी छोड़ देगा H पॉजिटिव आयन। बॉन्ड बड़े हैं तो टूट जाएगा। उससे अच्छा ये है और सबसे अच्छा ये है। सबसे अच्छा एसिड इसलिए है क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा है, और बॉन्ड बड़ा है तो कमजोर है, और कमजोर है तो टूटेगा, और टूटेगा तो जितना जल्दी टूटेगा उतने ही ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अब हम बात करते हैं बेटे अपचायक गुण की, कि कौन इनमें सबसे अच्छा अपचायक है। ठीक है, आपको पता है ना अपचायक किसे कहते हैं। अपचायक का मतलब जो दूसरों को अपचयित कर दे, दूसरों को H पॉजिटिव आयन दे सकता हो। तो सबसे अच्छा तो H पॉजिटिव आयन यही देगा। ये सबसे आसानी से H पॉजिटिव आयन दे देगा किसी को भी, और जिसे भी H पॉजिटिव आयन मिलेंगे उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और ये तो बड़ा मुश्किल से देगा H पॉजिटिव आयन, और जब मुश्किल से देगा तो अच्छा अपचायक नहीं है, सबसे बेकार अपचायक है। तो मैं कहूंगा H2O सबसे बेकार अपचायक है। उससे अच्छा अपचायक H2S है। उससे अपचायक क्या है, H2SE। और सबसे ही अच्छा अपचायक है H2TE। ठीक है बेटे, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ठीक है बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक बेटे, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की, कि हमारे जो 16वें वर्ग के तत्व हैं वे ऑक्सीजन से क्रिया करके किस किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, और उनका स्थायित्व या अपचायक गुण किस तरीके से बदलता है। ठीक है बेटे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक तो ये EO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे आप कह सकते हो डाई ऑक्साइड, और एक बनाते हैं EO3, जिसे आप कह सकते हो ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो EO2 और एक EO3 प्रकार के, मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो 16वें वर्ग के तत्व हैं इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए यहाँ E का मतलब क्या है। ई का मतलब पता है ना क्या है। ई का मतलब ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है, टेलुरियम भी हो सकता है, पोलोनियम भी हो सकता है। ये ई का मतलब ये है। जैसे मैं यहाँ सल्फर लूं ना, तो सल्फर का क्या बनता है, SO2, और सल्फर का ही क्या बनता है, SO3। इस तरह के बनाते हैं ये ऑक्साइड। इस चीज का एक तो ध्यान रखना है। अब पेपर में सवाल आता है कि ये जो ऑक्साइड हैं इसके 16वें वर्ग के, इनका अपचायक गुण किस प्रकार बदलता है। ये सवाल आता है बेटे पेपर में, कि यदि इनका अपचायक गुण की बात हम करें कि कौन सा इनमें सबसे ज्यादा अच्छा अपचायक होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि SO2 सबसे अच्छा अपचायक होता है। डाई ऑक्साइड की बात कर रहा मैं अभी, EO2 की। SO2 होता है सबसे अच्छा अपचायक, और S के बाद क्या है, SeO2, और उसके बाद कौन है, TeO2। तो इस तरीके से डाई ऑक्साइड का अपचायक गुण घटता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और यदि मैं ट्राई ऑक्साइड की बात करूं, चलो ट्राई ऑक्साइड की बात भी कर ले है, तो ट्राई ऑक्साइड में भी इसी तरीके से घटेगा। इन दो की बात कर लो, सल्फर ट्राई ऑक्साइड सबसे अच्छा अपचायक है, और उसके बाद है सल्फर के बाद SeO3, सेलेनियम ट्राई ऑक्साइड। तो ट्राई ऑक्साइड में भी अपचायक गुण इस तरीके से घटता है। ठीक है, बस एक चीज आपको और ध्यान रखनी है बेटे, कि ये जो दोनों प्रकार के ऑक्साइड है ना, दोनों प्रकार के का मतलब, दोनों प्रकार के का मतलब डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड, ये दोनों प्रकार के ऑक्साइड, ये दोनों प्रकार के ऑक्साइड बेटे, इनका नेचर पता कैसा होता है। इनका नेचर होता है बेटे अम्लीय या एसिडिक होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि दोनों तरह के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये था हमारा 12वां गुण, ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। और अब हम सीखेंगे हैलोजन से क्रिया, या हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। कि ये जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं
ये हैलोजन से यानी कि 17वें वर्ग के तत्वों से किस तरीके से क्रिया करते हैं और कैसे कैसे यौगिक बनाते हैं। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है, एक तो बनते हैं EX6 यानी कि हेक्सा हेलो कंपाउंड। एक्स का मतलब हेलोजन होता है ना, पता है ना आपको। एक बनते हैं EX4 टेट्रा हेलोजन कंपाउंड, एक बनते हैं EX2 डाई हेलोजन कंपाउंड। वैसे तो मोनो हेलोजन भी बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ई का मतलब क्या है। ई का मतलब है, यही तो है बेटे ई का मतलब। और बेटे हेलोजन का मतलब पता है ना आपको क्या है। हेलोजन का मतलब है फूल, कली, बहार, आई। ये हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हेलोजन्स में जो सवाल पूछा जाता है ना बेटे, हेलोजन्स में सवाल पूछा जाता है स्थायित्व का, कि ये जो हेलोजन है इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा यदि इनकी आपस में तुलना कर दें। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यदि मैं डाई हेलोजन कंपाउंड की बात करूं तो EF2 सबसे ज्यादा स्थायी होता है और उसके बाद होता है ECl2। अब ई की जगह आप कोई सी एक चीज रखोगे इनमें से, और फिर होता है EBr2, EBr2, और फिर आपको बताइए क्या होगा, EI2। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है, EF2 होता है। इसका कारण बहुत है। क्या क्या कारण है। पहला तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है और दूसरा फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत मजबूत बनेंगे और इनका टूटना मुश्किल है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताऊंगा तुम्हें, ध्यान से समझिए। ये जो आपका EX6 होते हैं ना, EX6 समझ रहे, हेक्सा हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं, इनमें केवल आप एक चीज ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे, सुनियो जरा ध्यान से। केवल EF6 जो होता है ना, ये ही स्थायी होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, पेपर में सवाल पूछा जाता है कि जो हेक्सा हेलो कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन परिवार के, उनमें कौन सा स्थायी है, तो आप कहोगे EF6 ही स्थायी है। और एक चीज और बताऊं आपको कि ये जो EF6 है ना बेटे, यहां लिख दूं, ये जो EF6 है ये एक गैस है। क्या है बेटे, गैस है एक। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको कि EF6 क्या होता है, गैस। और एक चीज ये ध्यान रखनी है, यहां लिख दूं चलो, ये जो EF6 होता है इसकी संरचना कैसी होती है बताऊं। इसकी संरचना होती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं ना बेटे, बहुविकल्पीय में, अति लघु में पूछे जाते हैं सवाल। तो EF6 की संरचना अष्टफलकीय होती है। कैसी, E के साथ कितने F जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ एग्जांपल ले लूं SF6। देखो E की जगह मैंने लिया क्या, सल्फर, और F कितने जुड़े हुए, 6। ये सल्फर है, 6 जोड़ने। ध्यान से देखियो, 1 2 3 4 और एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। क्या जोड़ने, 6 फ्लोरीन, F F F F F, और यहाँ भी ऊपर क्या जुड़ा हुआ, F। ठीक है बेटे, तो ये अष्टफलकीय ही तो हुई। देखो ये तो बन गया एक वर्ग। क्या बन गया, वर्ग। और वर्ग के ऊपर भी एक क्या है, पिरामिड है, और नीचे भी क्या है, एक पिरामिड है। तो कितने पिरामिड बन रहे हैं, वर्ग के ऊपर भी पिरामिड और वर्ग के नीचे भी पिरामिड, 2 पिरामिड बन गए। तो ऊपर भी पिरामिड को, एक पिरामिड को देख लो आप, ऊपर वाले को, ऊपर वाले पिरामिड के 4 फलक होंगे। ध्यान से देख लियो आप, सोच समझ के। ऊपर वाले पिरामिड के 4 फलक होंगे। एक तो फलक ये है साइड वाला, यहाँ आप हाथ फेर सकते हो, एक ये है, एक हमारी तरफ है, एक परली तरफ है। 4 फलक तो ऊपर वाले पिरामिड के होंगे, इसी तरीके से 4 फलक नीचे वाले पिरामिड के भी तो होंगे। फलक का मतलब सतह, ठीक है, समझ रहे ना। फलक पहली यूनिट तो पढ़ी आपने, वहां आपने फलक को सीखा था। चलो कुछ बात टेट्रा हेलाइड की भी कर लेते हैं। टेट्रा हेलाइड यहां से समझा रहा हूं, इसकी बात तो हमने कर ली, इस पे थोड़ी ही बात कर लेते हैं। बेटे टेट्रा हेलाइड में एक तो आपको ध्यान रखना है SF4, और एक ध्यान रखना है SEF4, ये भी टेट्रा हेलाइड है। और एक TeF4, ये भी टेट्रा हेलाइड है।
ये सारे टेट्राहेलाइड हैं। इसमें ध्यान रखनी है कि जो SF4 है ना, ये तो बेटे गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैस है ये। क्या है? गैस। और बेटे ये है द्रव, या लिक्विड कह सकते हो, या आप द्रव कह सकते हो। और ये है ठोस, या आप सॉलिड कह सकते हो। एक तो ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी टेट्राहेलाइड्स हैं, इनके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ब्रैकेट में बंद कर दूं, और इनका संकरण आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन सा संकरण होता है। टेट्राहेलाइड में पेपर में सवाल आता है, इनमें संकरण होता है बेटे sp3d। कौन सा संकरण होता है? sp3d संकरण इन टेट्राहेलाइड्स में पाया जाता है। और इनके बारे में सवाल ये भी पूछा जाता है कि इनकी संरचना कैसी होती है, इन टेट्राहेलाइड्स की। ठीक है, तो इनकी संरचना जो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड जैसी होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिड। पर मैं तो इसे कुछ और कहूंगा। त्रिकोणीय द्विपिरामिड को बेटे कहाँ लिखूं? यहां लिख दूं ऊपर? मैं कहूंगा इसे सीसा, सीसा जैसी संरचना। सीसा देखने वाला, शकल देखने वाले शीशे की बात नहीं कर रहा बेटे मैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो कुछ बच्चों के स्कूल में लगा होता है इस तरह का एक झूला। यही वहां क्या होता है, ये तो स्टैंड होता है उसका, और यहाँ लगा होता है एक बड़ा सा फट्टा। उस फट्टे पे एक बच्चा इधर बैठता है, ठीक है, और एक बच्चा बैठता है इधर। बताओ ऐसा झूला था या नहीं था आपके स्कूल में? कुछ बच्चों के स्कूल में होगा। तो इस झूले को कहते हैं सीसा झूला। तो भले ही हम कह रहे हो त्रिकोणीय द्विपिरामिड, पर उसकी संरचना सीसा झूले जैसी होती है। सीसा स्ट्रक्चर होता है उसका। कैसा स्ट्रक्चर होता है? सीसा स्ट्रक्चर होता है बेटे। इस चीज को ध्यान रखियो आप जरा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, इसमें इसी का ही बता दूं, चलो SF4 का। यदि आप SF4 की बात करो तो सल्फर के पास, यहां बना दूं, सल्फर के पास कितने F हैं? सल्फर के पास हैं बेटे 4F। तो 4F में ऐसे बनाऊंगा 1 2 3 और 4। और सल्फर पे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की तो खपत हुई, एक तो जोड़ा बच गया, ये लोन पेयर बच नहीं गया। तो आप जरा इसे देखो तो सही, ध्यान से देखो इसे। यदि मैं यहाँ F लिख दूं हर जगह, F F F, यूं बताओ, यदि मेरे पास ये संरचना इस तरीके से है और मैं इसे पकड़ के यूं घुमा दूं, तो ये स्टैंड नहीं बन गया क्या? ये वाला स्टैंड नहीं बन गया? और ये फट्टा नहीं बन गया क्या? ये वाला फट्टा नहीं बन गया? और ये जो है बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो सीसा जैसी संरचना ही तो है इसकी। ध्यान रखना है, पेपर में सवाल आ सकता है। ठीक है, चलो थोड़ी ही बात डाई हैलाइड के बारे में करते हैं। जैसे मैं कहूं EX2 डाई हैलाइड है, और डाई हैलाइड में आपको ध्यान रखना है इसके एग्जाम्पल। एक तो EF2, क्या लिखा मैंने बेटे? EF2। एक तो आपको EF2 को ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है EBr2 को। ठीक है, EBr2, ECl2 भी कह सकते हो आप, और EI2। इस तरह के ये होते हैं सारे क्या? डाई हैलाइड। और इनमें जो संकरण होता है ना, इनमें डाई हैलाइड में जो संकरण होता है वो भी याद रख लेना, क्योंकि पेपर में कोई भी सवाल आ सकता है। इनमें संकरण होता है बेटे sp3। कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण इनमें होता है। और बेटे इनका जो संरचना होता है ना, इनका संरचना होता है चतुष्फलकीय। क्योंकि आपको पता है कि डाई हैलाइड या sp3 संकरण में चतुष्फलकीय संरचना ही पाई जाती है नॉर्मली। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अच्छा तुम, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, ध्यान से देखेंगे सब। सबसे पहले उदाहरण नंबर 10 है, वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान सामान्यतः कम होता है, क्यों? बताओ बेटे, ये चीज मैंने सिखाई थी या नहीं, कि 16वें वर्ग का आयनन विभव कम है, होना चाहिए ज्यादा।
और 15वें वर्ग का क्या है, होना चाहिए कम और है ज्यादा। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, जो गुण मैंने लिखवाए थे उसमें आयनन एंथैल्पी वाला हेडिंग लिखोगे। ये होमवर्क में मैंने दे दिया आपको, सारी चीज मैंने अभी समझाई है कि क्यों होता है ऐसा। अब उदाहरण नंबर 11 पे आ जाओ आप। H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय क्यों होता है? बेटे ये कम अम्लीय इसलिए है क्योंकि इसके बॉन्ड छोटे हैं, और बॉन्ड छोटे हैं तो मजबूत हैं, मजबूत हैं तो जल्दी नहीं टूटेंगे, और बहुत कठिनता से मुश्किल से ये H पॉजिटिव आयनों को रिलीज करेगा। क्योंकि जो भी कोई यौगिक या परमाणु या अणु H पॉजिटिव आयनों को रिलीज करता है, उस H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की जो क्षमता होती है उसे ही तो अम्लीय लक्षण कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि H2TE की अपेक्षा H2S के बंध छोटे व मजबूत होते हैं, जो बहुत कठिनता से H पॉजिटिव आयनों को मुक्त करते हैं। जब मुश्किल से H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो अच्छा एसिड तो होनेगा ही नहीं, इसका तो अम्लीय लक्षण कम होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड बड़ा है, कमजोर है, जल्दी टूटेगा, जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है। पाठ्य निहित का 13वां देखो, सल्फर के महत्वपूर्ण स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O सल्फर है। एप्सम लवण MgSO4 इंटू 7H2O, इसमें भी सल्फर है। बेराइट BaSO4, इसमें भी सल्फर है। गैलेना PbS, इसमें भी सल्फर है। जिंक ब्लेंड ZnS, इसमें भी क्या है, सल्फर है। अब पाठ्य निहित का 14वां क्वेश्चन है, वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइड का तापीय स्थायित्व के क्रम में लिखिए। इन्हें जो है हाइड्राइड्स को तापीय स्थायित्व, जिसे आप उष्मीय स्थायित्व भी कह सकते हो, ये भी मैंने आपको अभी सिखाया है, होमवर्क में आपको करना है। अब आ जाओ पाठ्य निहित का 15वां। H2O एक द्रव है, H2O एक द्रव तथा H2S गैस क्यों होती है? सीधी बात है, H2O द्रव इसलिए होता है क्योंकि H2O के अणुओं के बीच पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध। ये क्या है, हाइड्रोजन बंध, जो जल के अणुओं को आपस में जोड़ के रखते हैं और पास पास रखते हैं। और जब गैस के अणु पास पास आ जाएंगे तो गैस बदल जाती है द्रव अवस्था में। तो इन्होंने कहा कि H2O एक द्रव तथा H2S गैस क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और ये बना के आना हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही H2O के अणुओं को पास पास रखेगा और द्रव अवस्था में बनाए रखेगा। अभ्यास का 17वां, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा हाइड्राइड निर्माण के संबंध में आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखे जाने का तर्क दीजिए। तो आपको जो मैंने गुण लिखाए हैं, उन गुण में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला हेडिंग लिखना है, ऑक्सीकरण अवस्था वाला हेडिंग लिखना है, और हाइड्राइड वाला हेडिंग लिखना है कि हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, वो हेडिंग लिखना है। ये होमवर्क में करना है आपको काम। ठीक है बेटे, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और बेटे हर एक चीज को समझ के ही पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटे, और पढ़ाई में मेहनत करते रहो, प्ले लिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करो, जिससे आपको स्टेप वाइज सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।